तो चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले आपको नए भारत की नई सोच दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसा भारत जो नई परंपराएं बना रहा है। ऐसी ही एक कोशिश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई और इसमें पिथौरागढ़ के 6 गांव शामिल हुए। दरअसल इस गांव ने शादी ब्याह को सादे तरीके से मनाने का फैसला किया है। ना तो डीजे बजेगा, ना ही शराब परोसी जाएगी। दहेज को भी नकार दिया गया है। दूल्हा दुल्हन को शगुन के तौर पर केवल 1 रुपया दिया जाएगा और मुंह भी टॉफी से मीठा कराया जाएगा। मतलब फिजूल खर्च बंद और पूरा ध्यान अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने पर रहेगा। ये गीत संगीत, ये भाव जज्बात पहाड़ी संस्कृति की अद्भुत अनूठी वानगी पेश करते हैं। इसमें माटी की खुशबू है तो लोक संस्कृति की मिठास भी घुली है। ये पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटे गांव की तस्वीर है, जहां रंग जनजाति के लोग सांस्कृतिक वैभव का उल्लास मना रहे हैं। धारचूला में रंग समुदाय से जुड़े 6 गांवों ने मिलकर एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है। इन गांव वालों ने फैसला किया है कि यहाँ के शादी समारोह में जश्न तो भरपूर होगा, खुशियों के रंग भी बेशुमार होंगे, नहीं होगी तो फिजूल खर्ची। दहेज का दिखावा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ के 6 गांव के लोगों ने मिलकर तय किया है कि यहाँ के शादी ब्याह में शराब नहीं परोसी जाएगी, डीजे की जगह पारंपरिक गीत संगीत को तवज्जो दी जाएगी। इतना ही नहीं, 1 रुपए का शगुन देकर दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा किया जाएगा, उन्हें शुभाशीष दिया जाएगा। जो रंग संस्कृति और सहकारिता पर आधारित है और सभी लोग संयुक्त रूप से विवाह में सम्मिलित होकर वर या वधु पक्ष को दोनों को हेल्प करते हैं। जैसे वधु पक्ष में हमारा दहेज प्रथा नहीं है, उसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं सब लोग का कुछ न कुछ सामान देके दुल्हन के पास बहुत ज्यादा सामान हो जाता है, जिससे कि वो नया जीवन की पारी को शुरू कर सके। इन फैसलों को नहीं मानने पर यहाँ 55,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का भी नियम बनाया गया है। लोगों का कहना है कि इससे शादियों में फिजूल खर्ची रुकेगी और लोक परंपराएं और संस्कृति मजबूत होगी। संस्कृति के ऊपर हमारे 5 गाँव का एक पंगजिंगफू ठुमचारू करके रीति रिवाज नीति नियम पर एक हमारी बैठक हुई, जिसमें हम अपने रंग संस्कृति को एक रूपता लाने के लिए हम लोगों ने अपने नीति नियम बनाए। बेशक इन गांव वालों का यह फैसला पूरे देश, पूरे समाज के लिए एक नजीर है। उत्सव की शुभता का संबंध विवाह में खर्च होने वाले पैसे से नहीं, वर वधू को मिलने वाली शुभकामनाओं से जुड़ा है। अपनी संस्कृति और परंपरा में छिपी संपन्नता को पिथौरागढ़ के इन 6 गांवों ने समझ लिया है। उम्मीद यही है कि इन गांव की तरफ शहरों में भी शादी समारोह में फिजूल खर्ची को नहीं, परंपराओं को जगह मिले, ताकि नए भारत में दहेज जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ा जा सके। राकेश पंत, पिथौरागढ़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नए भारत की नई सोच को दर्शाती एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये नई सोच लद्दाख में तैयार किए गए आइस स्तूप में नजर आती है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की समस्या को, पानी की दिक्कत को दूर करने के मकसद से आइस स्तूप यहां पर तैयार किए गए हैं और इन आइस स्तूप से आसपास के इलाकों को न केवल पीने के पानी की सप्लाई मिल पाएगी, लेकिन साथ ही साथ पानी खेती किसानों के लिए भी काम आएगा। तो कैसे तैयार किए गए हैं ये आइस स्तूप और किस तकनीक पर ये काम करते हैं, देखिए। कुदरत की नेमत के बीच इंसान की लिखी एक ऐसी इबारत जो खूबसूरत है और बेहद पाकीज़ा भी, क्योंकि इसे संवारने का जिम्मा अब भी कुदरत के पास है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कलाकृति है या कोई फनकारी, लेकिन नहीं, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसे इंसान ने अपनी जरूरत के लिहाज से तैयार किया है।
आर्टिफिशियल ग्लेशियरों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। दरअसल सर्दी के महीनों के दौरान जबकि तापमान लद्दाख क्षेत्र में -20 डिग्री तक चला जाता है और कई जगहों पर -30 से 40 भी जाता है और दिन में भी तापमान 0 से ऊपर नहीं आता है, तब ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और आइस स्तूपा जो हैं वो बनाए जाते हैं। दरअसल मेरे पीछे भी ये आइस स्तूपा जो है दिसंबर के महीने में बनना शुरू हो गया है। रात में इस पर पानी से स्प्रे होती है और वो पानी जो ही इस पर गिरता है वो जम जाता है और एक स्तूपा की शक्ल या ग्लेशियर की शक्ल लेता है। अगर आप 1 या 2 महीने के बाद इस पूरे परिसर को देखें तो यहाँ पर आपको सख्त बर्फ की एक पहाड़ नजर आएगी और वही आइस स्तूपा होगा। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके, खासकर ग्लेशियर के पास बसे गांवों में पीने के पानी का संकट होता है। वजह है यहाँ का लगातार कम तापमान, जो कि -30 डिग्री तक होता है। ऐसे में गांव वालों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ये वो गांव हैं जो 2700 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों पर मौजूद हैं। यहाँ बारिश भी मुश्किल से होती है। यही वजह है कि इन इलाकों में आइस स्तूप बनाने का काम तेज हो रहा है, ताकि इनके जरिए जरूरत का पानी लिया जा सके, जो कि न सिर्फ पीने के काम आए बल्कि इलाके में होने वाली खेती जैसे कि सब्जियां, सेब और दूसरी फसलों में भी इस पानी का इस्तेमाल हो सके। लद्दाख में मौजूद फ्यंग मठ के करीब बने इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के सहयोग से तैयार किया गया है। यहाँ पे सिर्फ हमने रिजर्व कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने क्ले लगाया था। क्ले और 2 बासगो क्ले करके दो क्ले है, उसमें हम वहीं पे रिजर्व करता है। तो यहाँ पे वैसा होता है, विलेज में होता है कि रिजर्वर बनाना, टैंक बनाना, तो उसके हिसाब से चलता है और हम चैनलिंग करता है। और एक होता है कि स्ट्रीम में ही बना लेते हैं, ताकि स्ट्रीम में ही जाता है, वो जो कितना भी पानी मेल्ट होता है वो स्ट्रीम में ही चले जाते हैं। इसे बनाने की टेक्निक भी खास है, क्योंकि इसको बनाने का वक्त भी खास होता है। और इसे बनाने की तैयारियां क्या हैं, जरा ये भी समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है इसमें लाया जाता है, वहाँ नलों से लाके बोर वेल से या दूसरे पानी के साधनों से वहां से आके ये पानी जो है पाइप से इस लकड़ी के आरजी ढांचे पर छिड़का जाता है और वो फ्रीज हो जाता है और ये स्तूपा की शेप या आइस स्तूपा की शेप ये बर्फ फिर ले लेता है। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों का भले ही ये स्थायी समाधान न हो, लेकिन ये फौरी राहत और मदद करने वाला जरूर है, जो यकीनन इस इलाके में पानी की अनिश्चितताओं को कम करने में मददगार है। लद्दाख से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर सोच सही हो और इरादे बुलंद हो तो जिंदगी हर हालात में खिलखिलाती है, मुस्कुराती है। जिंदगी का यही रूप जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, जहां बर्फबारी के बीच जिंदगी की रफ्तार तो थम सी गई है, लेकिन जीवन का रंग बना रहे इसके लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी ही एक कोशिश है श्रीनगर में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव। इस उत्सव के जरिए लोग गीत संगीत का आनंद भी ले रहे हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। उत्सव में घाटी के कई कलाकारों ने हिस्सा लिया और इन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से जिंदगी मानो ठहर सी गई है। जिंदगी की इसी बोरियत को खत्म करने की ये शानदार पहल है। कश्मीर की सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने की ये एक कलात्मक कवायद है। कश्मीर के बच्चों को मौका मिलता है कुछ करने का, और जैसे कि आज के प्रोग्राम में इतने सारी चीजें, मतलब रफ हुआ और भी बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। एक इंसान, एक लड़का लड़की जो कश्मीर में बच्चे हैं, सबको मौका मिलता है कुछ करने का, अपना टैलेंट दिखाने का। सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट समेत
मनोरंजन की अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के बावजूद ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं के बीच अपनी दखल रख रहे हैं। लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं जहां उन्हें खुद से जुड़ने का मौका मिल रहा है, अपनी विरासत को सहेजने की समझ मिल रही है। अगर कभी इंसान डिप्रेशन होता है तो कम से कम 1-2 घंटे ये फलक डांस हम देखेंगे तो उससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। जम्मू कश्मीर लोक कलाकार संघ हर साल सर्दी के दिनों में श्रीनगर के टैगोर हॉल में अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। बांड पसर पुरानी रिवायत इसकी है कि ये इसी मौसम में, ठंडी के मौसम में, क्योंकि बाहर का मौसम जब होता था लोग बिजी होते थे, लेकिन ठंडी के मौसम में गांव-गांव जाके ये बांड फनकार अपनी परफॉर्में करते थे। उस टाइम कोई कल्चर इदारे नहीं थे, बाकी चीजें नहीं थे, तो लोगों की जो रोहन जहन था, लोगों का जो सिस्टम था, वो इन कलाकारों को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँव में बुलाते थे और ये ट्रेडिशनल कल्चर और हमारे लोग जो है बांड पसर वो वहाँ पे लोगों को दिखाते, तो इंटरटेनमेंट होता था। जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने, समझने और उसका आनंद लेने का ये आयोजन एक अहम जरिया है, जिसकी खुशबू पूरी घाटी में फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं एक अनूठी पाठशाला में, और ये स्कूल अनूठा है इसलिए क्योंकि इसमें एक ही छात्र पढ़ता है और उसे पढ़ाने के लिए एक टीचर है, और ये स्कूल 1ली से 4थी कक्षा तक चलता है। अब ये भी जान लीजिए कि एक बच्चे के लिए ये अनोखा स्कूल कहां पर चलता है। दरअसल ये स्कूल है महाराष्ट्र के वाशिम में। वाशिम जिले का एक गांव है गणेशपुर, जहां ये अनोखा स्कूल लगता है। देखिए। कंधे पे बस्ता टांगे तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ते नन्हे कदम। तीसरी क्लास का छात्र कार्तिक रोजाना इसी आत्मविश्वास और जोश के साथ स्कूल पहुंचता है। कार्तिक के इन्हीं बुलंद इरादों की वजह से महाराष्ट्र के वाशिम जिले का सबसे छोटा गांव गणेशपुर इन दिनों सुर्खियों में है। असल में गणेशपुर के इस विद्यालय में कार्तिक ही एकमात्र छात्र है। यहाँ उसे पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर भी एक ही है। वर्ग 3मध्ये शिकतो मी। टीचर मला एकच आहे, चांगले शिकवतात आणि एकच विद्यार्थी आहे, मी 3रीत आहे। अक्सर कहा जाता है जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब देखिए, छात्रों की संख्या एक होने पर भी शिक्षा का यह मंदिर गुलजार है। न सिर्फ गुलजार है बल्कि 12 किलोमीटर दूर से शिक्षक इस अकेले छात्र को रोजाना पढ़ाने भी पहुँचते हैं। इस गाँव की आबादी करीब 200 है और इस गांव में कार्तिक के अलावा 1ली से 4थी क्लास तक का कोई और छात्र नहीं है। इसके बावजूद स्कूल चल रहा है, पढ़ाई हो रही है। 2 साल में हमारे स्कूल में कार्तिक बंडी शोकर नाम का एक ही बच्चा है और हम गए 2 साल से पढ़ रहे और एक ही टीचर मैं हूँ। सरकार ने नौनिहालों को स्कूल की दहलीज तक लाने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, मगर इस बीच कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी लगन और मेहनत से समाज में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जाका खान, वाशिम, गुड न्यूज टुडे। भाईचारा और शांति भारत की सोच ही नहीं बल्कि हमारा संस्कार भी है। हिंदुस्तान की इसी सोच को दिखाती एक आर्ट एग्जीबिशन में अब हम आपको लिए चलते हैं। पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी है गुजरात के वडोदरा में। यकीन मानिए तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। इस आर्ट एग्जीबिशन का थीम है हैप्पीनेस। इस प्रदर्शनी में 11 देशों के बच्चों ने शिरकत की है। इनमें रूस, यूक्रेन के बच्चे भी शामिल हैं। पेंटिंग्स के जरिए पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया जा रहा है। कहते हैं हर तस्वीर कुछ कहती है, उसके पीछे एक कहानी, एक फसाना छिपा होता है। जिंदगी का हर रंग, हर तकलीफ, हर संदेश पेंटिंग में बसा होता है। वडोदरा में चल रही इस अनोखी आर्ट एग्जीबिशन में रखी एक एक पेंटिंग खुद में न जाने जिंदगी के कितने ही पहलू समेटे हुए हैं। रंग बिरंगी पेंटिंग्स न सिर्फ कलाकारी का अनोखा नमूना है बल्कि इन पेंटिंग्स में शांति, इंसानियत, प्यार और सदा मुस्कुराते रहने का संदेश छिपा है। इस एग्जीबिशन की थीम भी कुछ ऐसी ही है। इसमें टोटल 11 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया एंड थीम हैप्पीनेस है। बिकॉज हम 2 साल से कोविड में से पास हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है थम सा गया था और उसको हमने थोड़ा सा गति दिया क्योंकि वर्ल्ड अभी शुरू हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना कलरफुल वर्ल्ड से शुरुआत की जाए।
मुद्रा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट की तरफ से यूनाइटेड वर्ल्ड चाइल्ड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों के बच्चों ने हिस्सा लिया। कला के इस खास महोत्सव में यूक्रेन और रूस के रहने वाले बच्चों ने भी शिरकत की। मैंने हैप्पीनेस थीम पे पेंटिंग बनाया है, जिसमें मैंने ऐसा बनाया है कि जो समुद्र होता है उसमें से मैंने सारा कचरा हटाया और सारी जो फिश है सब कुछ खुश है सब लोग, और मैंने हैप्पीनेस थीम को और एक सोशल मैसेज को मिलाकर ये पेंटिंग बनाया है। ये पेंटिंग्स न सिर्फ भावना को जाहिर करती हैं, बल्कि इंसान की जिंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। कला और संस्कृति को तस्वीरों में समेटने की ये छोटी सी कोशिश है। वडोदरा में चल रहे इस आर्ट फेस्टिवल के हर कोने में इंसानियत, शांति और बेमिसाल कला की झलक इबारत के तौर पर दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पराक्रम और शौर्य की शानदार तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए, देश को जोश और जज्बे से भर देने वाला ये प्रदर्शन हुआ है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। मौका था पराक्रम दिवस का। जी हाँ, देखिए, दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर कल से 2 दिन के लिए इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम में हिंद के वीरों का शौर्य कैसा रहा। ये हिंद के शौर्य का शंखनाद है। जाबाजों के पराक्रम की गूंज है। देश के वीरों के शौर्य और पराक्रम का गवाह बन रहा है दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर आदि शौर्य दिवस के इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के जवान अपना दम दिखा रहे हैं। तीनों सेनाओं के जवान जब कदमताल करते हुए स्टेडियम में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बाइक पर सवार सैनिकों की एंट्री होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय नौसेना और वायुसेना के मार्चिंग बैंड ने शानदार धुनों के साथ कार्यक्रम में नया जोश भर दिया। नौसेना के इस सिम्फनी बैंड में 125 नौसैनिक शामिल थे। इसके बाद वायुसेना के मार्चिंग दस्ते पर सभी की निगाहें टिक गईं। संगीत की धुन पर एयर वॉरियर की इस टीम ने कमाल के करतब और हुनर का प्रदर्शन किया। अपनी राइफल पर इन सैनिकों का कंट्रोल देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक हैरान रह गए। इस स्टेडियम में जिस तरीके के हालात हैं, पहले वो आप देखिए। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आदि शौर्य यानी कि शौर्य की वो गाथाएं जिनको लोग जानते हैं और सुनना चाहते हैं, हमारी सेनाओं की वो गाथाएं। वायुसैनिकों के बाद सेना के घुड़सवारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इन अश्व योद्धाओं ने दिखा दिया कि घोड़े पर सवार होकर पूरी रफ्तार से ये दुश्मन पर निशाना लगाने में सक्षम है। मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जब मलखंभ पर ताकत और संतुलन का अद्भुत प्रदर्शन किया तो देखने वाले दंग रह गए। मलखंभ पर ये हुनर हासिल करने के लिए इन जवानों ने बरसों मेहनत की है। मलखंभ के दम के बाद बारी थी गोरखा रेजिमेंट की। हाथों में खुकरी लिए इन जवानों ने लोकगीत की धुन पर अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दिया। गोरखा रेजिमेंट के बाद सिख योद्धाओं ने तलवारबाजी में अपने हुनर का लोहा मनवाया। आंखों पर पट्टी बांधकर जब इस योद्धा ने तरबूजों पर सटीक निशाना लगाया तो ये नजारा देख लोग हैरत में पड़ गए। सिख योद्धाओं के बाद कलियारी पट्टू के तलवारबाजों ने सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा सेना के बाइकर्स के नाम था। सेना के इन जवानों ने बाइक पर अद्भुत संतुलन का प्रदर्शन किया।
ये करतब ये समझाते हैं। एक अनूठी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आपके लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जहां चकवाली गांव के प्रधान की पहल पर भारत के नक्शे जैसा एक तालाब बनाया गया है और इस तालाब को बनाने में पूरे गांव ने सहयोग दिया है। गांव वालों का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ये देश को उनके गांव की सलामी है। इस विशेष तालाब को देखने के लिए अभी से इस गांव में लोग जुटने लगे हैं। ये महज तस्वीर नहीं है, हिंदुस्तान के नक्शे की शक्ल में न्यू इंडिया की सोच है। तस्वीर दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर सहारनपुर के चकवाली गांव की है। गांव के लोगों ने अपने देशभक्ति के जज्बे को बयां करने का ये अनूठा तरीका सोचा और भारत के नक्शे के रूप में इस तालाब को ढाल दिया। पानी में कैल्शियम की मात्रा बढ़े और बहुत सारी चीजों से हम इससे लाभप्रद एक सरोवर, भारत सरोवर का नाम देंगे और इसको हम नेताजी सुभाष चंद्र जी को समर्पित करते हुए उनका नाम देंगे। और यहाँ आसपास ऐसे पत्थर लगाए जाएंगे जिन पे जितने भी हमारे देश के सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन सब के नाम लिखा जाएंगे। नकुल ने जैसे ही इंडिया के मैप वाले तालाब का विचार गांव वालों से साझा किया, उत्साह के साथ पूरे गांव ने इस पर काम शुरू कर दिया, लेकिन दुश्वारियां तमाम थी। यहाँ लोग आने से भी डरते थे और इसको प्रधान जी की मदद से और सब जो अफसरान हैं यहाँ के, उनकी मदद से समतल करा गया और इसका तालाब तैयार करके इसमें भारत का नक्शा तैयार करा गया। खास बात यह है कि इस तालाब की लंबाई चौड़ाई भी नक्शे के अनुसार देश की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक बनाई गई है। उत्तर से दक्षिण तक देश की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसी के आधार पर तालाब की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 29 मीटर रखी गई है। अब इन गांव वालों को बारिश का इंतजार है। इन्हें उम्मीद है कि तब इनका ये तालाब पूरे गांव के लिए सेल्फी पॉइंट बन जाएगा और पूरे देश में इनके गांव को अनूठी पहचान मिलेगी। ये तालाब अद्भुत है, अलौकिक है। तिरंगे के मान सम्मान को ये और भी ऊंचाई पर लेकर जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये छोटा सा पोखर ये संदेश भी देता है कि हमें प्रकृति से भी जुड़ना होगा, अपने देश को और स्वच्छ और साफ बनाना होगा ताकि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे सुंदर दिखे और ये नारा और भी बुलंद हो सके कि भारत माता की। कैमरामैन संजय के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, सहारनपुर। वहीं पूरा देश गणतंत्र दिवस के उल्लास से सराबोर है। इस उत्सव से जुड़ी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक भी साफ तौर पर दिखाई देती है। कुपवाड़ा में सेना के स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। घाटी की बच्चियां पूरे जोश के साथ यहां तिरंगा बनाने में जुटी हैं। फिलहाल 20 बच्चियां इस सेंटर में सिलाई की ट्रेनिंग ले रही हैं। गुड न्यूज ये है कि कुपवाड़ा की इन बच्चियों के बनाए ये झंडे इस गणतंत्र दिवस की शान को बढ़ाने वाले हैं। की मुलाकात करवाते हैं 3 साल के जीनियस के साथ। साउथ वेस्ट इंग्लैंड के इस बच्चे ने इतिहास रच दिया है। टेडी हॉब्स नाम का बच्चा महज 4 साल में कई भाषाओं में 100 तक गिनती बोल लेता है, जिसमें चीन की भाषा मैड्रिन भी शामिल है। और टेडी ने 3 साल की उम्र में ही मेंसा का IQ टेस्ट पास कर लिया था। टेडी को इस टेस्ट में 160 में 139 नंबर मिले थे। मेंसा एक ग्लोबल सोसाइटी है जो ब्रेन पावर के लिए जानी जाती है। ये हाई IQ वाले लोगों का एक संगठन है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 14. उम्र महज 4 साल, लेकिन 7 भाषाओं में गिनती का ज्ञान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ IQ के ग्रुप में शुमार। ये साउथ वेल्स में रहने वाले टेडी हॉब्स का छोटा किंतु कमाल का परिचय। टेडी हॉब्स की दुनिया तमाम बच्चों से काफी हटकर है। इसे ना तो टीवी में कोई दिलचस्पी है और ना ही बाकी बच्चों की तरह इसे खेलना कूदना पसंद है। टेडी की दुनिया किताबों में बसती है और अलग अलग भाषाओं में गिनती सीखना टेडी हॉब्स की हॉबी है। महज 4 साल की उम्र में टेडी ने न केवल दुनिया को चौंकाया है,
बल्कि अपने घर वालों को भी कई बार अचरज में डाला है। टेडी ने महज 4 साल की उम्र में 7 भाषाओं में गिनती सीख डाली है। और तो और इस नाजुक उम्र में टेडी ने पढ़ना लिखना खुद से सीखा है। इसके घर वालों की माने तो इसने महज 2 साल में इतना कुछ सीख लिया था जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है। He could count to 100 before he was 2 in English, but I just assumed, you know, every child has their own quirk. Each child develops slightly quicker in something else than the other ones, and we just assumed that was his thing, and that was fine, and that would be the end of it. 4 साल के टेडी के आईक्यू का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जिस टेस्ट में अच्छे आईक्यू वालों को 90% अंक प्राप्त होते हैं, उस टेस्ट में ये नन्हा बच्चा 160 में से 139 नंबर हासिल कर चुका है। टेडी ने खुद ही मंदारिन सीखी है और अलग अलग भाषाओं में गिनती का ज्ञान इस बच्चे ने खुद ही हासिल किया है। बच्चे को अलग अलग भाषा में गिनती बोलते देख पहले तो घर वाले चौंके, लेकिन जब बच्चे के ब्रेन का परीक्षण किया गया तो ये बच्चा लाखों करोड़ों में एक निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब एक भव्य नजारा आपको दिखाते हैं। तस्वीरें इतनी शानदार है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। तस्वीरें चीन की है जहां पर लूनर न्यू ईयर की धूम है। इस मौके पर पूर्वी चीन में जगह जगह भव्य आतिशबाजी हुई। जी हाँ, जियांगशु में मशहूर जिंजी लेक में रंग बिरंगे फाउंटेन्स ने लोगों का मन मोह लिया। जियांगशु में लूनर न्यू ईयर के मौके पर 60,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी घूमने पहुंचे। देखिए, चाय के ये पल हमेशा यादगार रहते हैं क्योंकि इनमें घुली होती है मीठी बातों वाली यादें। वैसे ना, पता है, अगर शिकायतें दूर करनी हो ना तो चाय का कप ना बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। खत्म होते ही नाराजगियां है ना छट जाती है। बिल्कुल, अच्छी खबरों और चाय का कोई वक्त नहीं होता। तो कल फिर से आपसे मुलाकात होगी और कल चाय का प्याला और खबरों का प्लेटर दोनों एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, चाय पीने वालों के पास एक चमत्कारी इलाज होता है। आपका मर्ज कोई भी हो, हर मर्ज की एक ही दवा है, चाय। 4 बजे पियेंगे कल साथ में।